हाँ जी, आपको स्क्रीन और आवाज आ रही है? हेलो टेस्टिंग। ओके। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक और डॉक्यूमेंट मेरे पास है जिसमें मजीद तफसील से दिया हुआ है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको हाफ लाइफ को भी चूंकि हमने डिस्कस करना था, तो बेसिक्स उसमें ज़्यादा अच्छी थी। थोड़ा सा तफसील इसमें भी ज़्यादा मौजूद है। मैं आपको दोनों डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए एक जो हम उसके टाइम के साथ ड्रा करते हैं, तो ये आपके पास ये एक इक्वेशन आती है। इसको हमने सिंपल, ये देखिए, सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने उधर भी पढ़ा हुआ है। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, इसके वैल्यूज को, कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रह जाती। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन ये है, ये ए से मुराद इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो 2k, इसको डिवाइड करेंगे 2k से, के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पे वो डिपेंड नहीं करेगा, log 2 ओवर के है, सिर्फ log 2 की वैल्यू होती है जनाब 0.6369 है। इसको आप शामिल कर सकते हैं। और सेकंड ऑर्डर के लिए ये है। ठीक है। तो इससे पता चला कि किसी भी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ये एफएससी में मौजूद है, ये उसको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आपके पास आएगा, ये हमने याद रखना है, ये वाला फाइनल फार्मूला। सेकंड ऑर्डर के लिए जो है वो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसने एक एग्जांपल दी हुई है। सेकंड ऑर्डर के लिए ये फार्मूला है कि ए से मुराद है, ए जीरो से मुराद है इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा जी, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर का भी मैं डेटा आपको दे दूंगा। मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कि इसमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो बात एक रिएक्शन जो है वो, ये देखिए आपके सामने एक से ज्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं कि एक एलिमेंट्री स्टेप या एक स्टेप में प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे में कंज्यूम हो जाते हैं। उनका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ बात का ताल्लुक होता है, बात का नहीं होता। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर, ये भी हम उधर डिस्कस कर चुके हैं। मल्टी स्टेप मैकेनिज्म, एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हमने उधर जो टॉपिक अलहदा से तो नहीं पढ़ा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में मैं इसको काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको देखिएगा। इसको पढ़िएगा। ये देखिए जी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो हायर एनर्जी पे होते हैं, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे होते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये ग्राफ है। प्रोडक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी का, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये ग्राफ। तो रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बड़ी आसानी से रिएक्टेंट जो है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस कम होता है। आप कह सकते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कम होती है और एंडोथर्मिक की ज्यादा होती है। अच्छा, अब एंडो, एक और बात भी यहाँ पे, इसका अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिवर्स रिएक्शन की ज्यादा, और एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की ज्यादा और रिवर्स की कम। ये भी आपने याद रखना है। ये उसका एनर्जी डायग्राम है, पीछे भी हम आर्हेनियस इक्वेशन को हम उधर डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो ये ग्राफ जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि एनर्जी जो है तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ये उसके ग्राफ हैं जो टेम्परेचर के इफेक्ट को बताते हैं। कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट क्या करता है जनाब, उसके जो है एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी है जी। तो एक कैटलिस्ट का तरीकाकार ये है कि एक्टिव साइट्स फराहम करता है। ये कैटलिस्ट के काम करने का तरीका, एक है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, दूसरा ये है कि एक्टिव जो कैटलिस्ट कुछ सरफेस पे स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो ये क्या होता है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर जो है वो बंद कर देता है। जब तक वो रिएक्ट नहीं करते वो उसको बाहर जाने नहीं देता। तो हम कहते हैं ये एक्टिव साइड या वर्किंग साइड फराहम करता है, रिएक्टिंग साइड फराहम करता है, जिससे वो रिएक्टेंट जो है वो आसानी से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये डिफरेंट हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल्स हैं। कैटलिस्ट एंड रिएक्शन रेट्स के कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। दो तरीकों से वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये देखेंगे वही हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस है। एंजाइम कैटालाइसिस है कि इसमें आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, एक होता है एक्टिव साइट मॉडल और की एंड लॉक मॉडल। तो बिल्कुल इसी बुनियाद पर हमने दूसरे कैटलिस्ट की है। रिएक्शन साइट से मुराद ये है कि वहां पर रिएक्शन साइट फ्राहम करता है। तो एक एंजाइम जो है वो एक तरह के रिएक्टेंट को ही वो प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। एंजाइम का मॉडल है ये, आप इसकी प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो ये जो है वो वही चीज़ें जो है उसमें मौजूद हैं, जिसमें हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट थी। अब मैं साथ ही आपको करवाता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि कल हमने अधूरा छोड़ा था। ये रही जी कोलाइडल स्लेट आपके सामने ज़ाहिर हो गई है जी। कोलाइडल सॉल्यूशन का चैप्टर आपके सामने आ गया जी, जरा मुझे बता दें यस थोड़ा सा। सर। ओके, लेकिन जो कोलाइडल, आप तीन किस्म की जो है मिक्सचर की हम बात करते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक होती है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल। अब कोलाइडल सस्पेंशन वो है जिसके पार्टिकल सस्पेंडेड और काफी देर बाद या थोड़ी देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। कोलाइड ना उसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, ना नजर आते हैं, और ना बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन की तरह तमाम पूरे के पूरे फेज में होमोजेनियस होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोलाइडल फॉर्म जो है वो ना ट्रू सॉल्यूशन है, ना एक सस्पेंशन है, बल्कि इन बिटवीन है। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। बाज़ खात हम किसी सॉल्यूशन को कोलाइड समझ रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन समझ रहे होते हैं, लेकिन वो कोलाइडल फेज होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बेसिकली ये दो पॉइंट्स आप देखिएगा कि एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, जो कि डिस्पर्स फैला हुआ होता है किसी मीडियम में, और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, लेकिन कोलाइड्स में हम बात करेंगे डिस्पर्स्ड फेज वो एज अ सॉल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम एज अ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ऐसा होता है कि वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर गोल्ड है या ऑयल है वाटर में, या आर्सेनिक सल्फाइड है वो वाटर में। तो वाटर डिस्पर्शन मीडियम होगा और ये जो चीजें होंगे वो डिस्पर्स्ड फेज होंगे। अच्छा, ये डिफरेंट पार्टिकल साइज, ये आपने जरूर याद रखना टेबल कि पार्टिकल साइज की बुनियाद पर सस्पेंशन का पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, कोलाइडल का कम होता है, सॉल्यूशन का बिल्कुल कम होता है। इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, इनको नेकेड आई से दोनों को नहीं देखा जा सकता। ये देखिए, ये सारा कंपैरिजन है, ये आपने इसमें एमसीक्यूज के लिए ये देख लेना इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ, अच्छा, बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ टू फेजेस, इस बुनियाद पर हम ये देखते हैं जी। ये भी आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है। अगर कोलाइड गैस और लिक्विड से मिलकर बनता है उसको कहते हैं जी एरोसोल। इसकी एग्जांपल फॉग, मिस्ट, क्लाउड है। अगर गैस और सॉलिड से मिलकर बनता है इनको भी एरोसोल्स कहते हैं। इसकी भी एग्जांपल स्मोक है, डस्ट है। अच्छा, लिक्विड और गैस से मिलकर जो बनता है इसको हम कहते हैं, जैसे इसको एग्जांपल फोम्स कहते हैं।
लिक्विड और गैस, जैसे कि एक पानी में अगर आप साबुन मिला हुआ है तो उसके अंदर आप हवा आप भेजते हैं या फूंक मारते हैं तो वो झाग बन जाती, फोम बन जाती। ये कैसे बनेगा, लिक्विड और गैस। या आपने लिक्विड के डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड और उसके अंदर से गैस गुजारी है, बुलबुले बन गए। लिक्विड और लिक्विड से जो बनेगा वो इमल्शन है। जैसे शैम्पूज होते हैं डिफरेंट, ये इमल्शन है। पानी और ऑयल का इमल्शन है। मिल्क इन वाटर का है एक इमल्शन है। लिक्विड सॉलिड में इसको सोल्स कहते हैं। इनके स्पेशल नेम्स हमने याद रखने हैं। सॉलिड और गैस हो तो सॉलिड फॉर्म कहलाएगी। सॉलिड लिक्विड में अगर वो जेल बना लेता है उसको जेल कहते हैं। सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें डिस्पर्स किया गया लिक्विड को। इसकी एग्जांपल जो है वो कर्ड है, दही जिसे कहते हैं, जेलीज है। तो यह है इंटरेक्शन फेज की बुनियाद पर। इंटरेक्शन की बुनियाद पर दो होते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक, या हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक और लायो से क्या मुराद है? लायोफोबिक से मुराद है कि ऐसे, फोबिक से मुराद है रिपल्शन। अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज में रिपल्शन है तो ये लायोफोबिक है। अगर उसमें इंटरेक्शन है तो ये लायोफिलिक है। लेकिन अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है फिर इसको हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। जनरल टर्म लायोफोबिक और लायोफिलिक है, लेकिन वाटर हो तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये कंपैरिजन है, आप इसमें इसको देख लेना। कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? एक है जी कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड ये है कि अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं किसी चीज का, तो आप उसको कोई ऐसा प्रोसेस करें कि जो पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं ऐसा ऐसा वापस मिलना शुरू कर दें, पार्टिकल का साइज बढ़ जाए। इसको कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। कि पार्टिकल्स जो हैं वो जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस हो जाएं और बड़े पार्टिकल्स में चेंज हो जाए, ट्रू सॉल्यूशन की वजह से वो बन जाए, कोलाइड बन जाए। दूसरा डिस्पर्शन मेथड के वो एक सस्पेंशन था, बड़े पार्टिकल्स बड़े थे लेकिन वो टूट कर छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। ये आगे तफसील में कंडेंसेशन और डिस्पर्शन की दी हुई है। कंडेंसेशन कैसे हो सकती है? रिडक्शन के, कि आप उसको रिड्यूस कर लें, तो सिल्वर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करें तो वो सिल्वर सोल में चेंज हो सकता है। सिल्वर ऑक्साइड के बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसको छोटा किया जा सकता है रिडक्शन के जरिए। इसी तरह ऑक्सीडेशन है, उसकी आप ऑक्सीडेशन कर दें, ये एग्जांपल H2S को SO2 के जरिए कर दें तो सल्फर पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि सोल बनाएंगे या एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। फेरिक क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा, उसके जरिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा जो इनसॉल्युबल है। डबल डिकम्पोजिशन क्या है कि आपके पास जो भी आयन मौजूद है उसको किसी ऐसे रिएक्टर के साथ रिएक्शन करवा दें जो उसके साथ प्रेसिपिटेट बना दे। एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट, पहले एक ऐसे सॉल्वेंट में हमने ऐड किया जहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी है, ट्रू सॉल्यूशन बन गया। आपने एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर उसमें सॉल्युबिलिटी कम है, तो जो बहुत सारे पार्टिकल जो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे उसके अंदर ही तैर रहे होंगे वो कोलाइड बना देंगे। दूसरा डिस्पर्शन मेथड, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है कि आप फर्स्ट करें ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो आप एजिटेशन कर दें, बहुत ज्यादा उसको यानी कि मदानी फेरने समझ लें, उसको एजिटेट कर लिया, मिक्सअप कर लिया, उससे भी आप। पेपिटाइजेशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड कर दें, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जो उसकी उसको उसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर दें। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड की ग्राफ डायग्राम्स हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ये हाइड्रोलाइसिस मेथड है। डायलिसिस में प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये हम करना है। एक डायलिसिस मेथड है जी, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। प्योरिफिकेशन से मुराद है कि जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो बाज़ वक़्त ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कोलाइड्स में शामिल नहीं होने चाहिए, तो कोलाइड का साइज की बुनियाद पर उसको हम डायलिसिस के जरिए, डायलिसिस क्या है कि आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोलाइड को ऐड कर देते हैं, इसको एक सिंक में रख देते हैं या एक जार में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इधर से वाटर ऐड करेंगे, वाटर इसके अंदर से होता हुआ इस जेल से या जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है इससे गुजरता हुआ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जो सोल्यूशन आएगा, ये वाटर का जो सोल्यूशन है, जो जो फॉरेन एक्सचेंज हैं, फॉरेन बॉडीज हैं, उनको ये सॉल्ट डिजोल्व नहीं करेगा, तो सोल्यूशन सेपरेट हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ कोलाइड रह जाएगा।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है कि आप उसको ऐसे फिल्टर करें कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर हो जाएं, लेकिन कोलाइड पार्टिकल्स जो वो वैसे भी फिल्ट्रेशन में नहीं आते, वो सेपरेट हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? कलर। अब कोलाइड के कलर जो है वो उसकी किस चीज चीज पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, उसके साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी तरह हर जो सोल या कोलाइड है उसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है। फिर वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, हर जगह जो इसकी कंपोजिशन हर जगह बिल्कुल सेम नहीं होती। नॉट सेटिंग, ये प्रॉपर्टीज बढ़ रहे हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाती है, लेकिन ना ये ट्रू सोल्यूशन होते हैं या ना कोलाइड सेटल डाउन होता है। फिल्टरेबिलिटी, ये आम फिल्टर पेपर से सादा फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाते हैं, इनको सादा फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता। टाइडल इफेक्ट ये है कि जब उसमें से लाइट पास की जाती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। ये देखिए, तो माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो जैसे ही इसमें आप लाइट पास करेंगे तो बिल्कुल सेम एंगल से बाहर नहीं आएगी, बल्कि डिस्पर्स होती हुई बाहर आएगी। माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स नजर आ सकते हैं। ब्रोनियन मूवमेंट होती है, पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, इसको ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अब जब भी कोलाइडल पार्टिकल बनता है तो उसके एंड्स पर चार्जेस मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक अमाइनो एसिड के कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अमाइनो ग्रुप पर वो चार्ज मौजूद होता है, तो ये आमतौर पर चार्ड पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो दो तरह से, एक तो उन पर ऑटोमेटिक चार्ज हो सकता है, दूसरा ये है कि डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए चार्ज आ जाता है। प्रोफेशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन के बाद तो उसकी आयन जो है वो उसके सतह पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये देखिए, मिसाल के तौर पर सिल्वर के आपने बनाए हुए हैं, कोलाइड बनाया हुआ है, तो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड है, तो सिल्वर आयंस कुछ जो है वो आयोनाइज होकर उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, जो एब्जॉर्ब होते जाते हैं। इस वाले से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो चार्ड हो जाता है, चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जीटा पोटेंशियल क्या है? अब इसी के एग्जांपल्स में आपको जीटा पोटेंशियल समझाता हूँ। जीटा पोटेंशियल कोलाइडल की प्रॉपर्टी है। अब फर्ज करते हैं आपके पास सिल्वर आयोडाइड था, उसके आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, सिल्वर नाइट्रेट भी उसमें ऐड आपने किया, तो सिल्वर के आयंस जो है, जो आयनाइज हो चुके थे सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स के ऊपर, क्या हो जाते हैं जनाब? अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कहीं पे ये नाइट्रेट आयंस भी है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब दो एंड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उनके दरमियान एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो एक लेयर जो होती है फिर सॉलिड के साथ फिक्स हो जाती है, पॉजिटिव आयंस की या नेगेटिव आयंस की, तो एक तरफ पॉजिटिव आयंस एक फिक्स हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयंस फिक्स हो जाते हैं, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप सेटअप हो जाता है उसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव पार्टिकल्स एक तरफ चले जाते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स एक तरफ चले जाते हैं, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस बुनियाद पर हम डिफरेंट प्रोटीन्स को की सेपरेशन कर सकते हैं जो कोलाइडल सिस्टम में होती हैं। इलेक्ट्रोस्मोसिस होती है। कोगुलेशन कैसे कि अगर आप ने किया हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसको कोगुलेट कैसे करवा सकते हैं, दोबारा इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? एक है कोगुलेशन, आप कोई ऐसी उसमें सब्सटेंस ऐड कर दें जिसके साथ वो सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाए। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा कि हमने ऊपर किया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है डिफरेंट एंड्स की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे, तो वो सोल्यूशन या सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम में से वो निकल जाएंगे। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन है कि आप कोई ऐसा ऐड कर दें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जिसके साथ वो प्रेसिपिटेट हो जाए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए और वो तो नीचे बैठ जाए। तो ये है जी उनके जनरलाइज हाइट जो है वो हार्डे स्कूल्स रूल उसे कहते हैं कि प्रेसिपिटेट होने का रेट किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा, किस पर चार्ज ज्यादा है? जिस पर चार्ज कम होगा उसका जो है वो कोगुलेट होने का रेट भी कम होगा। इसी तरह बड़े आयंस के लिए भी ऐसे ही है, ज्यादा चार्ज वाले जल्दी कोगुलेट होंगे, छोटे चार्ज वाले कम। ये जो कुछ इंट्रोडक्शन था आज कोलाइड्स का। कोलाइड्स का कुछ पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट बातें हम कल अगले लेक्चर में भी शामिल करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी आज सेंड करूंगा। कल टेस्ट भी है, टेस्ट की थोड़ी सी डिस्कशन आप मुझे बता दें
कि कौन कौन से चैप्टर शामिल कर लें। कल मैं आपको प्रॉपर टेस्ट बना के भेजूंगा। पिछला थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट एक मेरे पास बुक थी, उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी थे, आपने पता नहीं सॉल्व किए या नहीं किए। तो कल मैं 3 डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, आप मुझे बता दें कौन कौन से चैप्टर आप तैयार करेंगे, उनके मैं क्वेश्चन शामिल करूंगा। ग्रुप में भी आप डिस्कशन करके मुझे बता दें। 3 चैप्टर या 3 टॉपिक्स मुझे आप बताएंगे। एक तो इसमें काइनेटिक्स कर लेंगे, एक कर लेंगे चलें सॉल्यूशंस कर लेंगे, सॉल्यूशंस काइनेटिक्स, और एक टॉपिक को इनऑर्गेनिक का शामिल कर लें। जी, कौन सा कर लें? सर फिर सबसे डिस्कस करके बताएंगे, अभी हाँ 5 हाँ, ये पार्टिसिपेंट्स हैं आप एक ग्रुप ओनली। में एक मैसेज करें, तो जी। जो भी फाइनल हो 3 टॉपिक्स होंगे जी। इनऑर्गेनिक और टॉपिक, सर वो ये कर एक लें। दिन ना इन लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसका डिस्कशन रखिए एक हाँ दिन, और उसकी, सर जो कल टेस्ट होगा उसकी डिस्कशन भी हाँ उसकी रखिएगा, डिस्कशन रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। क्योंकि इस तरह से ना हमें थोड़ा क्लियर हो नहीं, जाता है, कल फिर वाला जो रीजंस भी टेस्ट पता है चल उसकी जाते हैं। डिस्कशन भी रखेंगे। पहले आपको की सेंड करूंगा, फिर उसकी जी। डिस्कशन किसी एक डेट में रखेंगे। ठीक ठीक है। है सर। तो लास्ट है जो जी। थर्मोडायनेमिक्स का है, वो भी मैं देखूंगा, उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। जी तो सर। ये 3 चैप्टर्स कर लें, ताकि हमारा ये भी हो कि थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप भी हम जाएं। थोड़ी सी इस बात की प्रैक्टिस भी हो कि अगर डिफरेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं तो तब हम कैसे अटेम्प्ट करें। एक एक चैप्टर या एक एक टॉपिक में से तो हम हमारे माइंड में होता है कि ये इस चैप्टर के क्वेश्चन होने हैं, इसके मुतालिक ही हमने पढ़ना है। तो क्योंकि ये वो तो सर। डाइवर्स लेवल के क्वेश्चन होंगे, डाइवर्स टाइप के होंगे जब हमारा टेस्ट होगा फाइनल, तो इसलिए दो, एक सॉल्यूशन काइनेटिक्स और एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर हम शामिल करेंगे। वो कौन सा करेंगे ये आप डिस्कशन करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मीटिंग में आज के लिए एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।